कक्षा 12वीं का पहला अध्याय हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ये जो अध्याय है वो आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री में आता है। प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री में जो इस काल में जो है मानव द्वारा लिखी गई जो लिपि मिली है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु लिखित साक्ष्य अवश्य मिले हैं। इस काल की जानकारी के स्रोत भी पुरातत्व शास्त्र हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को हम रखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से शुरू हुई, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और 1921 में सर्वप्रथम आर.बी. दयाराम साहनी ने इस हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी जो है वो सबसे पहले जानकारी जो है वो 1826 में चार्ल्स मैनसन ने दी थी। और सिंधु सभ्यता का जो सर्वेक्षण कार्य जो है वो इनसे पहले 1853 में किया गया था। मतलब जेम्स कनिंघम ने 1853 में सिंधु सभ्यता के सर्वेक्षण कार्य करवाया और चार्ल्स मैन्स ने ये जानकारी दी कि ये मैसेज दिया कि 1826 में कि ऐसी एक सभ्यता है सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता का जो नामकरण है वो जॉन मार्शल ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, जिसके महादेशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी और सिंधु सभ्यता का आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरीय सभ्यता थी। ये बात याद रखनी है बच्चों कि सिंधु की सभ्यता जो थी वो पूर्णतः शहरी सभ्यता थी, ना कि ग्रामीण सभ्यता थी। इसका विकास जो है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक रहा। अब आप इसमें एक मैंने छोटा सा एक नक्शा सा बनाया है। तो इसकी सीमाएं जो हैं वो पूर्व में आलमगीर पूर्व, हिडन नदी, ये पूर्व जो है यूपी के आलमगीर पूर्व, इसमें हिडन नदी के किनारे ये से शुरू होती है और पश्चिम में ये सुतकांगे डोर दशक नदी तक ये फैलती है, ये फैली हुई है। और उत्तर में कश्मीर के मांडा, जहाँ पर चिनाब नदी, और दक्षिण में दैमताबाद प्रवरा नदी में ये इसकी सीमाएं हैं। इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमताबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से हमें धातु का एक रथ या इक्का गाड़ी का प्रमाण हमें मिला है। डिफरेंस नेम, इन्हें सिंधु घाटी की सभ्यता को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। पहले जो है हड़प्पा सभ्यता इसलिए इस नाम दिया गया क्योंकि सिंधु सभ्यता के सर्वप्रथम चिन्ह जो हैं वो हड़प्पा के स्थान पर मिले थे। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इस सभ्यता के आरंभिक केंद्र जो है वो सिंधु नदी, ये जो है नदी है सिंधु नदी, यहाँ पर जो है वो इस सभ्यता के अवशेष मिले थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। कांस्य युग सभ्यता, अब हड़प्पा के जो लोग थे वो तांबा में टेन को मिलाकर कांसा बनाने की विधि इनको आती थी और ये अपने बर्तन, मूर्तियां तथा औजार बनाने के लिए कांसे का प्रमुख रूप से प्रयोग करते थे तथा इनकी ये सभी वस्तुएं खुदाई से प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्रोनोलॉजी, इसका कालक्रम क्या है? अब इतिहासकारों में इसके कालक्रम को लेकर बहुत मतभेद पाए जाते हैं। जैसे सर जॉन मार्शल ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है 3250 से लेकर 2750 ईस्वी पूर्व के मध्य प्रफुल्लित हुई। अर्नेस्ट मैके ने कहा है कि ये सभ्यता 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी के बीच फली फूली। R.E.M. व्हीलर ने इस सभ्यता की तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व बताई है। और रेडियो कार्बन डेटिंग में जो है इसका कालक्रम जो है वो 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व बताया गया है। अब सबसे पहले बात ये आती है कि रेडियो कार्बन डेटिंग होती क्या है। रेडियो कार्बन डेटिंग कार्बनिक पदार्थों को की उम्र का पता लगाकर उसकी विधि है, जो इसे कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग के नाम से जाना जाता है। और ये विधि रेडियोधर्मी कार्बन 14 के गुणों का इस्तेमाल करती है। ये जीवित जीव कार्बन 14 को अवशोषित करते हैं। जीवित जीव जो है वो कार्बन 14 को अवशोषित करते हैं। जब ये जीव मर जाता है तो वो कार्बन 14 अवशोषित करना बंद कर देता है और बचा हुआ कार्बन 14 एक निश्चित दर से क्षय होता है। नमूने में मौजूद कार्बन 14 की मात्रा को मापकर वैज्ञानिक ये अनुमान लगा सकते हैं कि जीव कितने समय पहले मरा था। अब इस कार्बन 14 मेथड का जो इन्वेंशन है, ये इसकी खोज जो है शिकागो यूनिवर्सिटी के बिलियर्ड लिबी ने और उनकी टीम ने 1949 में की थी।
हड़प्पा सभ्यता से पूर्व एवं बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन्हें आरंभिक या पर्वतीय हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को इसे अलग दर्शाने के लिए इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। इन स्थानों पर हड़प्पा संस्कृति की तरह से नीचे से एक अन्य संस्कृति जो पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहलाती है। मतलब हड़प्पा संस्कृति जो विकसित हड़प्पा संस्कृति के जो हमें अवशेष मिले हैं उनसे पूर्व जो सभ्यता सभ्यता थी उसे पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। उसके हमें अवशेष मिले हैं। इनमें मिलने वाली वस्तुएं जो थी मिट्टी के बर्तन तथा हथियार और औजार जो थे वो कम विकसित थे। मतलब जो औजार हमें विकसित हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं उनसे कम विकसित कारीगरी वाले औजार जो हैं वो प्रदर्शित करते हैं। परंतु बाद में इन्हीं कलाओं को सुधार कर हड़प्पा संस्कृति का जन्म हुआ और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे अपने विकास की ओर बढ़ती रही और कई शताब्दियों लगभग 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक ये फलती फूलती रही। आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ के जो चिन्ह हैं सिंध और चोलिस्तान थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है और यहाँ में बस्तियों के संबंध में कुछ आंकड़े हैं वो आप देख रहे होंगे। जैसे सिंध और चोलिस्तान में बस्तियों की कुल संख्या 106 से 239, सिंध में 106 है और 239 चोलिस्तान में। आरंभिक हड़प्पा स्थल की बस्तियाँ सिंध में 52 हैं और चोलिस्तान में 37 हैं। विकसित हड़प्पा स्थल सिंध में 65 हैं और चोलिस्तान में 136 है। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ सिंध में 43 है और चोलिस्तान में 132 हैं। त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल जो सिंध में है वो 29 हैं और चोलिस्तान में 33 हैं। अब बच्चों आप लोग ये देख रहे होंगे हम संस्कृति कुछ शब्द का यूज़ कर रहे हैं। तो संस्कृति शब्द क्या होती है यह इस चीज़ को भी हम समझना ज़रूरी है। जैसे हड़प्पा संस्कृति, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अब ये संस्कृति पुरातत्वविद जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं या हिस्टोरियन जो हैं वो संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन पूर्व वस्तुओं में मुहरे, मनके, बाट, पत्थर, फलक, पलिकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं और ये वस्तुएं हमें अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात में जो मुहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक या पकी हुई ईंटें जो हमें मिली हैं वो बिल्कुल मिलती जुलती हैं, एक तरह की हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इन सभी जगहों पर के लोगों की जो संस्कृति है, जो रहन सहन है, जो बोलचाल है वो लगभग मिलता जुलता है। तो इसीलिए जो है इसे हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया गया है। पूर्व हड़प्पा संस्कृति अथवा आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, प्री हड़प्पा और अर्ली हड़प्पा कल्चर। सिंधु घाटी की सभ्यता का यदि हम सबसे निखरा रूप कहीं मिलता है वो हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। मतलब सिंधु घाटी की जो सबसे डेवलप जो हमें सिविलाइजेशन मिलती है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन मिलती है। परंतु इस सभ्यता का विकास जो है वो एकदम नहीं हुआ था। अब इस सभ्यता का संबंध जो है वो कैलियोथिक एज से माना जाता है जिसके विकास में पहले युगों पूर्व पाषाण काल, पैलियोथिक एज, पाषाण काल मतलब पत्थर का काल जो था, और नवपाषाण काल नियोलिथिक एज का बड़ा योगदान रहा है। उन युगों में मानव क्या करता है, विपरीत परिस्थितियों में रहकर लड़ना और जीवित रहना सीख गया था और पहिए आदि का आविष्कार करना वो सीख गया था। और इसी प्रकार हड़प्पा संस्कृति को अपने से पहले की संस्कृति जो प्रायः पूर्व हड़प्पा संस्कृति अथवा आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी जाती है का बड़ा योगदान रहा है। पुरानी नींव पर ही हड़प्पा संस्कृति ने अपने विकास का शिलान्यास रख सकी। जैसे सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के भाग बड़े उपजाऊ थे और यहाँ पर अच्छी बारिश होती थी जिसके कारण यहाँ के लोग जो है हड़प्पा संस्कृति के लोग जो है आसानी से खेती करने लग पड़े। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने पक्की ईंटें बनाना सीख ली, कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें बनाना सीख ली। इसी प्रकार हड़प्पा की संस्कृति अपने से पहले की पूर्व हड़प्पा संस्कृति की बड़ी देनदार है। मतलब हड़प्पा की जो हमें डेवलप हड़प्पा सिविलाइजेशन मिली है वो उससे पूर्व की जो हड़प्पा संस्कृति है, कल्चर है, उसकी बड़ी देनदार है। सिंधु घाटी और उससे
परे के पूर्वी भागों में जहाँ से हमें हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं, वहाँ कई स्थानों पर से तो वहाँ पर कई स्थानों से तो ऊपर से तो वह हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिलते हैं, मगर अगर हम उनकी नीचे तहों पर जाएं तो हड़प्पा से भी पहले की संस्कृति के अवशेष, जिसे हड़प्पा संस्कृति पूर्व हड़प्पा संस्कृति के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं। ऐसे स्थानों में सिंध में मोहनजोदड़ो के पास कोटदीजी, उत्तरी राजस्थान में कालीबंगन, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनवाली तथा गुजरात में लोथल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अब इसके हम प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसके प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, धोलावीरा, चन्हूदड़ो। अब ये कहाँ पर लोकेशन है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे हड़प्पा जो है मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान, इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 में, और ये स्थान कहाँ पर सिचुएटेड है, रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के ऊपर बसा एक स्थान है जो कि पाकिस्तान के लड़काना ज़िला और इसका प्रांत जो है वो सिंध है, और अकाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। इसी तरह से आप इस वीडियो इस मैप इसमें आप पूरा देख रहे हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके मेन सेंटर प्रमुख केंद्र क्या हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिंधु सभ्यता जो है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, और इस सभ्यता के पाकिस्तान और भारत में अब तक जो है वो 1000 केंद्रों की खोज की जा चुकी है। इसमें पहला स्थान हम पढ़ते हैं हड़प्पा। इसकी लोकेशन पश्चिमी पंजाब ये पाकिस्तान में स्थित है, और ज़िला जो है वो ज़िला मिंटगुमरी जो कि लाहौर से 160 किलोमीटर दूर है। सिंधु सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल जो है वो हड़प्पा है। इस चीज़ को बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, और हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। और इसकी खोज जो है वो 1921 में आर.बी. दयाराम साहनी ने की थी। यहाँ से मिलने वाली वस्तुएं, यहाँ से क्या क्या हमें मिला है जिससे कि हमें इस नगर की जानकारी हमें मिली है। जैसे कुम्हार का चाक, अनागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की औंखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 का कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह। ये चीज़ें सारी याद रखनी है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछी जाती है। और चांदी का सबसे पहला प्रयोग जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था, और आर.बी. दयाराम का विचार है कि ये सब संभवतः उत्तरी प्रदेश की राजधानी थी। मतलब हड़प्पा जो है वो हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्तरी प्रदेश जो थे उनकी राजधानी कौन सा नगर था, हड़प्पा था। दूसरा, हड़प्पा में समानांतर त्रिभुज आकार की एक गढ़ी या एक छोटा सा गढ़ बना हुआ था। गढ़ी की बाहरी दीवार जो थी वो पर कई दरवाजे और मीनारें थीं। डॉक्टर हीलर का मत है कि हड़प्पा के चारों ओर एक दीवार थी जो संभवतः शत्रुओं से बचने के लिए बनाई गई थी। अब ये इस दीवार के अंदर जो है वो नगर बनाया गया था। वहाँ पर लोगों के रहने के लिए, राजा के रहने के लिए निवास बनाए गए थे, पक्के मकान बनाए गए थे, और इस नगर की सुरक्षा के लिए इस नगर को जो है वो दीवार से सेफ किया गया था, ताकि जो कोई भी दुश्मन है, कोई शत्रु है, वो डायरेक्ट जो है हड़प्पा नगर में प्रवेश ना कर सके। दूसरा जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो आता है मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई जो है वो राखाल दास बनर्जी ने 1921-22 में की थी। अब ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के ललकारना ज़िला जो कि सिंध प्रांत में पड़ता है, और ये सिंधु नदी पर एक नगर है। सिंधु नदी के तट पर एक स्थित नगर है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, और ये 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, और ये हड़प्पा से लगभग 483 किलोमीटर दूर है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, इसी सिंधी भाषा में भी इसको मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मतलब ये नगर जो है 7 बार बसा और 7 बार ही ये उजड़ा था, क्योंकि इसके बारे में हमें तब पता चलता है कि जब इस नगर की खुदाई हुई तो इस नगर की जो है 7 परतें हमें मिलती है। जब खुदाई की गई थी तो मिट्टी की हमें 7 परतें मिलती है। और बच्चों एक बात ध्यान रखनी है कि मोहनजोदड़ो जो था ये एक बहुत बड़ा व्यापारिक नगर था। यहाँ से जो है क्या क्या हमें मिला है, पुरोहितों के आवास मिले हैं, घर में कुआं है उसके अवशेष मिले हैं, विशाल स्नानागार मिला है, अनागार मिला है, सूती वस्त्र मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, सबसे चौड़ी सड़क मिली है, सभागार मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, कांस्य के नृत्य की मूर्ति मिली है, और तांबे के बहुत सारे ढेर मिले हैं। मोहनजोदड़ो का जो अनागार था वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है।
स्वास्तिक मोहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली है, जिसका निर्माण स्वास्तिक मोहर जो है सबसे ज़्यादा जो है हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, जिसका निर्माण जो है सिलखड़ी से हुआ था। तीसरा नगर आता है चन्हूदड़ो। इसकी खुदाई जो है 1931 में गोपाल मजूमदार ने की थी। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दूर था। ये जो नगर है ये 7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था, और इस नगर में भी मोहनजोदड़ो की तरह 7 परतें नहीं 2 परतें मिली हैं। मतलब ये नगर जो था 2 बार बसा और 2 बार उजड़ा। ये एकमात्र शहर था जो कि दुर्ग रहित था। ये जो नगर मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, उनमें एक चन्हूदड़ो ही शहर था जो कि मतलब ये दुर्ग पर नहीं बनाया गया था। ये एक इंडस्ट्रियल टाउन था या इंडस्ट्रियल शहर था। चन्हूदड़ो नगर जो है ये मन के बनाने के लिए बहुत विख्यात था, क्योंकि यहाँ से हमें शंख की कटाई के और धातु कर्म के मोहर निर्माण और तथा बाट बनाने के हमें जो है वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इस नगर के निर्माण योजना से हड़प्पा संस्कृति से भी मिलती जुलती है। और यहाँ से क्या क्या मिला है हमें, यहाँ से लेडीज़ का मेकअप का सामान मिला है, लिपस्टिक मिली है, शीशा मिला है, मनका मिला है, गुड़िया मिली है, सुई मिली है, अलंकृत ईंट मतलब डिजाइन की हुई ईंट मिली है, बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ता मिला है, उसकी मूर्ति मिली है। चौथा जो नगर आता है वो है कोटला निहंग खां। ये जो है पूर्वी पंजाब भारत में रोपड़ जिला में स्थित है। इसकी खोज जो है 1935 में यज्ञेंद्र शर्मा ने की थी। ये सतलुज नदी के तट पर स्थित था। ये हड़प्पा नगर से पूर्व 220 किलोमीटर में पूर्व में है, और यहाँ पर अनेक वस्तुएं मिली हैं जो कि सिंधु के विभिन्न स्थानों से पाई जाने वस्तुओं से मिलती जुलती है। और इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता का विकास सतलुज नदी के रोपड़ किनारे तक आवश्यक हो चुका था, क्योंकि ये नगर जो है वो कोटला निहंग खां जो सतलुज नदी के किनारे पर रोपड़ नामक स्थान पर हमें मिला है। पांचवा आता है कालीबंगन। इसकी खोज जो है ए घोष ने 1952 में की थी। कालीबंगन का अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। इसका उत्खनन कार्य जो है बी के थापर तथा बीबी लाल ने 1961 और उनसे लेकर 1969 तक किया था। ये कहाँ पर स्थित है लोकेशन, जिला हनुमानगढ़, प्रांत जो है वो राजस्थान है, और कंट्री कौन सी है, भारत। और ये जो है सरस्वती नदी जिसे पर स्थित है, जिसे आधुनिक समय में जो है वो घग्गर नदी कहा जाता है। इस नगर का निर्माण योजना हड़प्पा नगर के समानांतर है, और यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल, हवन कुंड, यहाँ से हमें हड़प्पा संस्कृति के बहुत सारे बर्तन, आभूषण, खिलौने मिले हैं। छठा आता है लोथल। इसकी खोज जो है ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। भोगवा नदी अहमदाबाद गुजरात में भारत में है ये, और ये सिंधु सभ्यता का जो है ये बंदरगाह स्थल है। ठीक है, ये मतलब 1955 में इसकी खोज हुई थी। यहाँ से पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार होता था, और यहाँ पर गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा क्या चीज़ होती है, जहाँ पर मतलब समुद्र के स्थान पर एक इतना पानी होता है जहाँ पर बड़े बड़े जो जहाज हैं उनको ठहरने के लिए वो जगह बनाई जाती है। और ये दुनिया का सबसे पुराना लोथल में जो है वो गोदीवाड़ा हमें मिला है। यहाँ के मकानों के दरवाजे जो है वो सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ से फारस की मोहरें मिली हैं जो कि विदेशी व्यापार का संकेत देते हैं। यहाँ से कहाँ की मोहरें मिली हैं, फारस की, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से जो व्यापार है वो लोथल से वो फारस के साथ होता था। यहाँ से युगल शवाधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है, मतलब स्त्री और पुरुष के साथ में जो है वो जलाया गया है उसके अवशेष मिले हैं, जो कि ये प्रतीक करता है कि उस समय में भी हो सकता है कि सती प्रथा होती हो। यहाँ से प्राप्त खंडरों से हमें हड़प्पा संस्कृति के स्नानागार, नालियों, सड़कों का ज्ञान प्राप्त होता है। लोथल के दुर्ग को दीवार से नहीं घेरा गया है, परंतु इसे कुछ ऊंचाई पर अवश्य बनाया गया है। अब ये लोथल भी जो है ये लोथल का जो दुर्ग था इसे चारों ओर दीवारें नहीं बनाई गई। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसको जो है कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। आलमगीरपुर, इसकी लोकेशन जो है यूपी के ज़िला मेरठ, और इसकी खोज जो है 1958 में Y.D. शर्मा ने की थी। यहाँ से हमें हड़प्पा संस्कृति के आभूषण, मूर्तियाँ, बर्तन आदि प्राप्त होते हैं। आठवां आता है धौलावीरा। ये नगर भी जो है गुजरात में स्थित है। इसकी खोज जो है 1967-68 में J.P. जोशी ने की थी, और इसका जो है प्रॉपर जो उत्खनन है वो आर एस बिष्ट ने
1990 टू 1991 में करवाया था। और ये नगर जो है वो 100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये अपनी भवन निर्माण कला, जल निकासी व्यवस्था एवं मन के बनाने के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से मन के बनाने के लिए उपकरण के अवशेष भारी मात्रा में मिले हैं। यहाँ बड़ी बड़ी मात्रा में जलाशय मिले हैं जिनका प्रयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है। अब ये चीज़ याद रखना है कि धौलावीरा से हमें यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि जलाशय नहरों द्वारा खेतों की सिंचाई या जलाशय द्वारा तालाब द्वारा जो है खेतों की सिंचाई के शिक्षक कहाँ से मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं, धौलावीरा से। 9वां स्थान आता है संघोल। ये जो है इसकी लोकेशन जो है ये पूर्वी पंजाब भारत में पंजाब के जिला लुधियाना में। और इसकी खुदाई जो है 1968 में एस तलवार और RS बिष्ट ने की थी। यहाँ से हमें हड़प्पा संस्कृति के बहुत से बर्तन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इस नगर के बाहर एक बहुत बड़ी खाई थी जो सदैव जल से भरी रहती थी। अब नगर बनाया गया ऊंचाई व स्थान पर, साथ में जो है खाई बना दी गई है और उसको पानी से भर कर रखा गया है ताकि कोई भी बाहर से शत्रु अगर इसके ऊपर अटैक करता है तो उस खाई को पार ना कर सके। 10वां आता है बनवाली। इसकी लोकेशन जो है हरियाणा में हिसार के साथ और ये रंगोई नदी के समीप है और इसकी खोज जो है वो RS बिष्ट ने 1973 में की थी। ये नगर मोहनजोदड़ो की तरह सुनियोजित ढंग से बनाया गया था। इस नगर से हमें मोहरे, उपकरण, आभूषण, मूर्तियाँ आदि हड़प्पा सभ्यता से मिलती जुलती मिली हैं। 11वां आता है मिताथल। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित मिताथल गांव के खुदाई का काम विद्वान सूरजमान ने 1968 में किया था। मोहनजोदड़ो की भांति ये नगर 2 टीलों में खड़ा है। यहाँ पर गलियाँ तथा सड़कें पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की तरफ सीधी चलती हैं ताकि उनकी सफाई तेज हवा द्वारा हो जाए, अपने आप हो जाए। 12वां आता है रंगपुर। ये गुजरात में स्थित। यहाँ से हमें धान के बारे में भी धान की बुआई के बारे में के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो धौलावीरा है। भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी हरियाणा में है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो है वो मोहनजोदड़ो है। अब जो है हम इसके विस्तार में पढ़ेंगे कि अभी तक जो है हड़प्पा सभ्यता का बच्चों 1000 केंद्रों का पता लगाया जा चुका है और इसका विस्तार जो है पश्चिम में बलूचिस्तान, पाकिस्तान के कांगेडोर तक, पूर्व में यूपी के मेरठ के आलमगीरपुर तक, दक्षिण में महाराष्ट्र के अहमदाबाद ज़िले तक और उत्तर में जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िले तक के मांडा तक ये फैला हुआ था। प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड के शब्दों में इस सभ्यता का क्षेत्रफल जो है वो समकालीन मिस्र अथवा सुमेर सभ्यता के क्षेत्रफल से कहीं अधिक था। मतलब इसके समकालीन जो मिस्र की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता है उससे कहीं अधिक ये नगर जो था वो ये सभ्यता जो थी वो बड़ी थी। अब इसमें हम पढ़ेंगे दुर्ग। दुर्ग क्या होता है? दुर्ग या फोर्ट, दुर्ग का मतलब किला, गढ़ या कोट। दुर्ग पत्थरों से बनी चौड़ी दीवारों से घिरा रहता है, मतलब बड़ी बड़ी पत्थरों की दीवारें बनाई जाती हैं। दुर्ग के चारों ओर नगर को बसाया जाता है। इसमें हम पहला जो है अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो नगर के बारे में हम पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो 1921-22 में राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ये सिंधु सभ्यता में सिर्फ सबसे बड़ा नगर था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला और ये नदी जो है सिंधु नदी पर प्रांत जो है सिंध प्रांत और पाकिस्तान का लरकाना जिला। ये 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है जो कि हड़प्पा से 483 किलोमीटर की दूरी पर है। मोहनजोदड़ो के अवशेष हड़प्पा के अवशेषों से अधिक संरक्षित है। उत्खनन में योगदान जो है इस नगर के उत्खनन में किन किन ने योगदान दिया? सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, H हरग्रीव्स, GF टेल्स। मोहनजोदड़ो की 7 सतह मिली है जो इससे पता लगता है ये 7 बार बसा और 7 बार। मोहनजोदड़ो नगर की जो नगर योजना थी वो उच्च कोटि थी। ये पूरा नगर जो था वो 2 भागों में विभाजित था। पहला दुर्ग, दूसरा है निचला शहर। दुर्ग में जो है राजा और उसके अधिकारी रहते थे और यहाँ के भवनों को कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था। मतलब कच्ची ईंटों का एक चबूतरा बनाया गया था, वहाँ पर जो है वो उसके भवन बनाए गए थे। दुर्ग की सुरक्षा के लिए एक दीवार बनाई गई थी। निचला शहर जो था, मोहनजोदड़ो का निचला शहर जो था वो पूरा मोहनजोदड़ो नगर दीवार से घेरा गया था। मतलब जो निचली तरफ जो शहर बनाए गए थे वो जो था दीवार से घेरा गया था। पूरा मोहनजोदड़ो जो था वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया था। अब इसके भवन कैसे थे? मोहनजोदड़ो के भवन जो थे वो वेल प्लान तरीके से बनाए गए थे। बाढ़ से सुरक्षा के लिए इनके मोहनजोदड़ो में भवनों को ऊंचे स्तर पर बनाया गया था। सभी भवन जो थे पक्की ईंटों से निर्मित थे।
आकार ईंटें जो थी वो ईंटे का आकार जो था लंबाई 4 गुना और चौड़ाई जो थी 2 गुना थी। घरों की जो भवन बनाई जाती थी उनकी नींवें गहरी थी। घर का आंगन जो था खुला था और घर के भीतर आंगन हवादार हवादार थे, कमरे थे। प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए घरों में जो है वो प्रवेश द्वार गली की ओर नहीं था। ठीक है। प्रत्येक घर में किचन, टॉयलेट, बाथरूम होते थे और हाउसेस के ग्राउंड फ्लोर में जो थी वो खिड़कियां नहीं होती थी। जो घर होते थे उनके ग्राउंड फ्लोर निचले जो सबसे निचली मंजिल जो होती थी उसमें जो है खिड़कियाँ नहीं होती थी। केवल रोशनी के लिए रोशनदान होते थे। अब ये खिड़कियाँ इसलिए नहीं होती थी ताकि बाहर से गली से लोग जो हैं उनकी उन उन घरों में झांक ना सके। गलियों से मकानों में प्रवेश होता था, द्वार होते थे। गलियों से मकानों के प्रवेश द्वार होते थे। आंगन जो है उनको नहीं देख सकते थे। प्रत्येक घर में एक कुआं होता था। और इस ये बात इसलिए कह रहे हैं कि प्रत्येक घर में एक कुआं होता था क्योंकि यहाँ से जो है मोहनजोदड़ो से हमें 700 कुओं की लगभग अवशेष मिले हैं। यहाँ पर एक विशेष ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार मिला है जो कि 180 फुट लंबा, 108 फुट चौड़ा है और इसके मध्य में जो है 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा तालाब बनाया गया है। अब तालाब का फर्श और दीवार जो है ऊपर ईंटों से बनाया गया है। इस तालाब में जो है उत्तरी दिशा में प्रवेश तथा दक्षिणी छोरों पर ईंटों से सीढ़ियां बनाई गई हैं। तालाब के चारों तरफ जो है बरामदे बनाए गए हैं। तालाब के निकट जो है कुआं है ताकि उसमें जो है वहाँ से जो है पानी तालाब में पानी आ सके। बरामदे जो बनाया गया वो उसके वहाँ पर जो है 2 मंजिले मकान भी बनाए गए हैं और ऊपरी मंजिल के मकान जो वो पुजारियों के लिए, निचली मंजिल के मकान जो है वो जनसाधारण के लिए बनाए गए। गंदे पानी के निकास के लिए नालियाँ बनाई गई है और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इसका यूज जो है विशेष त्योहारों पर किया जाता था। अनागार, यहाँ पर भी हमें एक बहुत बड़ा अनागार मिला है। ये एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसकी लंबाई जो है वो 45 मीटर लंबाई है और चौड़ाई जो है 22 मीटर चौड़ाई है। यहाँ इस अनागार में, इस भवन में जो है 27 कमरे बने हैं और प्रत्येक कमरे के लिए हवा की उचित व्यवस्था की गई है। अब इस ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि ये राजकीय अनागार हो सकता है या राजा जो है कर के रूप में जो अन्न एकत्र करता था उसे यहाँ पर रखा जाता था। यहाँ की सड़कें, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क जो है 10 मीटर चौड़ी थी और पुरातत्वविदों ने इसे राजपथ का नाम दिया है। यहाँ पर कुछ कच्ची परंतु सड़कें कुछ कच्ची भी थी परंतु सफाई और रोशनी का उचित व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर टूटे बर्तन ईंटें मिली है, मतलब है कि सड़क को पक्का करने की दिशा में काम किया जा रहा था। नालियों की व्यवस्था, मोहनजोदड़ो में नालियों की उचित व्यवस्था की। घर से गंदे पानी के निकास के लिए नालियों घर से गंदे पानी के निकास के लिए नालियों को बाहर गली में मिलाया जाता था और सड़क की बनी जो बड़ी बड़ी नालियाँ थी वो बाहर की जो गलियों की जो नली बड़ी बड़ी नालियाँ थी वो सड़क में बड़ी नालियों से मिलती थी और ये नालियाँ शहर के बड़े नालों में जाकर गिरती थी और ये नालियाँ पक्की ईंटों से ढकी जाती थी। अब इस हड़प्पा सभ्यता के हम टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का पहला पॉइंट इसमें ये इस टाउन प्लानिंग में नगर योजना में जो है पहला पॉइंट आता है वेल प्लान टाउन। सिंधु घाटी की खोजों से ये पता चला है कि यहाँ इस समय के लोग प्रायः नगर में रहते, शहर में रहते थे और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि के खंडरों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता पूर्णतया नगरीय सभ्यता थी क्योंकि यहाँ के नगरों के आधुनिक समय की तरह सड़कों की तरह बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई थी। यहाँ सड़कों की चौड़ाई 13 फुट से लेकर 33 फुट होती थी जो एक दूसरे से मिलकर आधुनिक सड़कों की भांति चौराहे बनाती थी। यहाँ सड़कें और गलियाँ इस प्रकार बनाई गई थी कि चलने वाली वायु जो है एक कोने से दूसरे कोने तक शहर को स्वयं साफ कर दे। निपुण नागरिक प्रबंध, एफिशिएंट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये बात कहना तो कठिन है कि शहर की सफाई का प्रबंध एक व्यक्ति के हाथ में था या अथवा एक संस्था के हाथ में था, परंतु इतना आवश्यक कहा जाता है कि ये निपुण हाथों में था। नालियों का उचित प्रबंध किया गया था, सुनियोजित नगर बनाए गए थे, पानी का विशेष प्रबंध किए गए थे। ये सभी चीज़ें निपुण नागरिक प्रबंध का उदाहरण है। ये सभी प्रबंध सिंधु वासियों के जीवन को सुखी बनाने के लिए किए गए थे। यात्रियों के लिए सराय रात में बनाई गई थी। रात में नागरिकों के लिए पहरे का प्रबंध किया गया था। गलियों में रोशनी का विशेष प्रबंध किया गया था। नागरिक अपने घरों का कूड़ा करकट गली में एवं सड़कों में नहीं फेंक सकते थे। भवनों को भी निश्चित गली या सड़क के किसी भाग तक पर भवनों को भी निश्चित गली या सड़क के किसी भाग तक ही सीमा के बाहर बढ़ने नहीं दिया जाता था। मतलब
सड़क या गली का एक कॉर्नर डिसाइड किया गया होता था, वहीं तक ही भवन को बढ़ा सकते थे, उसके आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। कुएं कुएं सिंधु घाटी के लोगों के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग थे। हजारों वर्ष पहले बने हुए कुएं आज भी इसी क्षमता में काम लाए जाते हैं। लगभग प्रत्येक घर में एक कुआं होता था। सार्वजनिक कुएं भी मिले हैं जिनकी चौड़ाई 0.6 मीटर से लेकर 2.8 मीटर तक होती थी। ये कुएं ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे कि जिनमें बाहर से आया जा सकता था, जिनका प्रयोग आमतौर पर राहगीर किया करते थे। ज़्यादातर कुएं मोहनजोदड़ो तथा उसके आसपास प्राप्त हुए हैं, किंतु हड़प्पा में नहीं। विद्वानों का ये विचार है कि मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे। मोहनजोदड़ो एक सुनियोजित नगर, इसको अगर हम पढ़ें डिटेल में, वैसे मैंने पहले भी पढ़ दिया है लेकिन फिर से हम पढ़ते हैं इसको।